सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने स्थितियों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले, क्योंकि यह विद्या जो है, जिस विद्या का हम लोग अध्ययन करते हैं, यह देव विद्या है। यह देव विद्या बगैर गुरुजनों के आशीर्वाद के बगैर पूर्णतया सीख पाना, समझ पाना असंभव सा प्रतीत होता है। इसलिए गुरुजनों का तो आशीर्वाद अवश्य ही चाहिए। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, वर्ड पर लिखा गया है कि कुंडली में बनने वाले प्रमुख राजयोग भाग 6। हम लोग पिछले कई दिनों से कुंडली में बनने वाले राजयोगों पर चर्चा करते आ रहे हैं। हालांकि राजयोग अनगिनत प्रकार से बनते हैं। हम लोगों के ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर, यादाश्त के आधार पर जितना याद है उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यदि कोई कक्षा में नया है, हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिए, वो वहां से भी शामिल हो सकते हैं। यदि आप कक्षा में शामिल हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पूरी वीडियो को देखें, पूरी कक्षा में रहे। यदि आपको कक्षा अच्छी लगती है, वीडियो अच्छी लगती है, तो अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में आया है, वैसे शास्त्रों के फल दीपिका पुस्तक में मैंने पढ़ा है कि बृहस्पति, बुध, शुक्र और चंद्रमा, देव गुरु बृहस्पति, बुध, शुक्र एवं चंद्रमा यदि अस्त न हो और कुंडली के शुभ भाव में हो तो बहुत ही अच्छे फल देते हैं। खास करके अगर नवम भाव में हो तो और अच्छी बात है, और अच्छे फल देते हैं। कारण यह है कि देवगुरु बृहस्पति भी सुभग रहे हैं, हमारे ज्ञान के प्रदाता हैं, ईमानदारी, सत्यवादिता, परोपकारिता, उदारवादिता इसके परिचायक है। धन के दाता है, संतान के कारक हैं, आयु वृद्धि करने वाले ग्रह। बुध देव भी हमारे ज्ञान, विवेकशीलता इत्यादि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, सौम्यता के भी कारक है, वाणी के सौम्यता के। शुक्रदेव हमारे सुखों के अधिपति है, भोगों के अधिपति है, कारक है। चंद्रमा हमारे मन की स्थिरता का प्रतीक है। अगर ये चारों ग्रह अगर अच्छे हैं, अस्त न हो तो अस्त का मतलब ये होता है कि सूर्य, जो ग्रह सूर्य के अगल बगल में हो या सूर्य की ही राशि में हो तो सामान्यतः अस्त माने जाते हैं, परंतु अंशात्मक मान से भी देखा जाता है। इस उदाहरण कुंडली में शुक्रदेव भी सूर्य की राशि में नहीं है, बुधदेव भी सूर्य के साथ में नहीं है, गुरुदेव भी नहीं है, चंद्रमा भी नहीं है, इसलिए कोई भी ग्रह यहाँ पे अस्त नहीं है, कोई भी ग्रह अस्त नहीं। गुरुजी, सूर्य अपने प्रभावित है राहु से, तब सूर्य प्रभावित है, यह अलग बात है। यहाँ पर सूर्य की बात नहीं हो रही है। सूर्य प्रभावित है तो यहाँ पर तो पूर्ण रूप से, इस उदाहरण कुंडली में सूर्य तो पूर्ण रूप से राहु से प्रभावित हैं, क्योंकि जो ग्रह लग्न कुंडली में राहु से युक्त हो और नवमांश कुंडली में भी राहु से युक्त हो, तो यूं समझा जाए कि वह ग्रह पूर्ण रूप से राहु से ग्रसित होता है। राशि भी एक होती है, नक्षत्र भी एक होता है, और नक्षत्रों के चरण भी एक ही होते हैं। तभी वह ग्रह अगर लग्न कुंडली में युक्त है और नवमांश कुंडली में भी युक्त है तो वह ग्रहण योग पूर्ण रूप से प्रभावित होता है। हम लोग विषयांतर हम लोगों को नहीं होना चाहिए, विषय वस्तु को समझा जाए कि यहाँ पर यह चारों में से कोई भी ग्रह अस्त नहीं है।
हाँ, चंद्रमा का छठे भाव में बैठना अच्छा नहीं माना जाता। चंद्रमा शनि के साथ युक्त भी है, परंतु चंद्रमा यहाँ पर काफी बलवान भी है। जब भी किसी ग्रह से किसी ग्रह की युति होती है, तो हम सबों को दोनों ग्रहों को देखना चाहिए कि कौन सा ग्रह बलवान है, कौन सा ग्रह बलवान है। अगर यहीं पे शनि और चंद्रमा की युति है, 20 योग का निर्माण हुआ। अगर शनि कमजोर है तो 20 योग प्रभावहीन हो जाएगा। अगर शनि मजबूत है, चंद्रमा कमजोर है, तो 20 योग उतना ही ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। अंशात्मक मान की भी दूरियों को देखते हैं कि यदि अंशात्मक मान में अत्यधिक दूरियां हैं तो भी वह युति का प्रभाव कम हो जाता है। हम लोग सरसरी तौर पर पुनरावृत्ति करते हैं इसी सूत्रों की, हम लोग विषयांतर बीच में हो गए हैं। सूत्र यह है कि देवगुरु बृहस्पति बुध शुक्र और चंद्रमा कुंडली के शुभ भाव में होकर के हों तो अच्छे फल देते हैं। अगर नवम भाव में हो तो सर्वोत्तम, फल दीपिका पुस्तक में बतलाया गया है। अब फल दीपिका पुस्तक में जो बतला दिया गया पहले उसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब नवम भाव में कोई भी ग्रह हो, अब बुध देव हो, गुरुदेव हो, शुक्रदेव हो और चंद्रमा हो, अगर ये चारों ग्रह नवम भाव में ही हैं तो बुध के शत्रु कौन है? चंद्रमा है, यानी कर्क राशि। गुरु के शत्रु कौन है? तो देवगुरु बृहस्पति के शत्रु बुध शुक्र है। 3, 6, 2, 7। अब यहाँ पर शुक्र के शत्रु कौन है? तो शुक्र के शत्रु सूर्य एवं चंद्रमा, चंद्रमा की राशि यहाँ पर हो गई, यहाँ पर 5। चंद्रमा के शत्रु कौन है? तो चंद्रमा किसी भी ग्रह को शत्रु मानता है। तो अब बतलाइए, इतनी राशियों में अगर कोई ग्रह है, अगर ये सभी ग्रह युक्त हो जाते हैं तो कोई ना कोई ग्रह किसी न किसी के तो शत्रु हो ही गए। हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? हो जाते हैं बुध। फिर भी अगर सभी शुभ ग्रह एक ही जगह हो तो क्या कहना। अगर बुध भी है तो सभी ग्रह जहां पे हैं उस भाव के स्वामी तो है ही। अगर 3-6 नंबर की राशि में अगर गुरुदेव की शत्रुता है तो यहाँ पे यह भी विद्वान, यह भी ज्ञान के प्रतिरूप, यह भी ज्ञान विवेक के प्रतिरूप। तो ज्ञान के प्रतिरूपों में मनमुटाव नहीं होता, मनमुटाव भी होता है तो वहां से एक ज्ञान ही निकलती है। अगर शुक्रदेव की ही राशि हो तो शुक्रदेव भी विद्वान ग्रह है, शुभाग्रह है, उतने अच्छी नहीं। अगर सूर्य देव की राशि मानी जाए तो सात्विक राशि है, और अगर अच्छा फल मिलता है तो लाभ किसे होता है? सूर्य को ही होता है, क्योंकि सूर्य देव ही यश प्रतिष्ठा इत्यादि के यश के कारक, इसलिए यह अच्छे फल दे देते हैं। अब बात आया कि क्या इस उदाहरण कुंडली में क्या लाभ बन रहा है? तो यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति एवं बुध देव यहाँ अच्छी स्थिति में है, ठीक है, लाभ मिल रहा है। शुक्रदेव भी जो उदाहरण कुंडली में यहाँ पर देख रहे हैं तीसरे भाव में है, तीसरे भाव में बैठे हुए ग्रह बुरे फल नहीं देते, तीसरे भाव के स्वामी बुरे फल देते हैं, क्या लगा। तो शुक्रदेव की स्थिति यहाँ पर अपने मित्र राशि में है एवं नवमांश में उच्च के हो गए, इसलिए अच्छे फल प्रदाता हो गए। देव गुरु बृहस्पति भी शुक्रदेव की राशि में है, अच्छे फल प्रदाता होगा। बुधदेव की बात करें तो बुधदेव भी बृहस्पति देव की राशि में है, यानी कि बुधदेव वर्गोत्तम हो गए, बुधदेव वर्गोत्तम हो गए, अच्छे फलदाता हो गए। अब यहाँ पर जो क्या यह राजयोग पूर्व प्रभावी होगा? नहीं होगा, क्योंकि नवम भाव में तो है नहीं, तीसरे भाव में बैठे हुए ग्रह उतने बुरे फल नहीं देते, यह भी ठीक। इस व्यक्ति के पराक्रम, ऊर्जा, उत्साह में विवेकशीलता आ जाएगी, यानी कि विवेकशीलता के साथ में शुक्रदेव भी शुभाग्रह है, ज्ञान देते हैं, वह ज्ञान की निचोड़ देने वाले हैं, तत्वों की जानकारी देने वाले हैं। तो विषय वस्तु को सोच समझकर व्यक्ति अपना पराक्रम, ऊर्जा, उत्साह का उपयोग करेगा। अच्छा हो गया। बात करते हैं चंद्रमा की, तो चंद्रमा देखा जाए, चंद्रमा वर्गोत्तम है, वर्गोत्तम ग्रह बहुत अच्छे फल देते हैं, चाहे किसी भी भाव में क्यों ना हो, चंद्रमा भी अच्छे। यहाँ पे प्रतिस्पर्धा की भाव है, कंपटीशन की भाव, बोलचाल की भी भाव। वाणी कैसी होगी? दूसरा भाव। वार्तालाप कैसा होगा? छठा भाव। वाणी कैसी होगी? दूसरा भाव। क्रूर होगा, सौम्य हो गया, दूसरा भाव।
और किस प्रकार से वार्तालाप व्यक्ति कर सकता है, वह छठा भाव। तो उसमें भी सौम्यता हो गई, अच्छी बात है, ठीक ठाक है। अब यहाँ पर शनि एवं चंद्रमा की युति है जो छठे भाव में है, तो छठे भाव के पापग्रह भी अच्छे फल देते हैं, ठीक हो गया। लेकिन क्या यह विषयोग प्रभावी है? दोनों में कौन मजबूत है? तो चंद्रमा पर गौतम है, काफी बलवान हो गया। शनि भी यहाँ अपने मित्र राशि में है और नवमांश में अपने मूल त्रिकोण राशि में चला गया। शनि भी कमजोर नहीं है। क्या शनि को कमजोर कहा जा सकता है? शनि को भी कमजोर नहीं कह सकते, शनि भी बलवान है, दोनों ही ग्रह अपने आप में ठीक ठाक। तो क्या यह विषयोग प्रभावी होगा? तो फिर हम लोग अंशात्मक मान पर देख लेंगे कि क्या अंशात्मक मान में दोनों में करीबियां हैं। तो यहाँ पर अंशात्मक मान नहीं लिखा गया है। जब दो ग्रह एक ही राशि में हो, एक ही भाव में हो, तो अंशात्मक मान को देखने के लिए हम लोग नवमांश कुंडली का सहारा ले लेते हैं। यहाँ नवमांश कुंडली में देखा जाए कि नवमांश कुंडली में शनि एवं चंद्रमा की दूरियां कितनी है। तो नवमांश कुंडली में शनि देव यहाँ है, चंद्रमा यहाँ, काफी दूरी है। दूरी काफी है या कम है? काफी दूरी है सर। क्योंकि 2 नंबर की राशि का जो मान होता है, 2 नंबर राशि का जो नवमांश शुरू होता है 10 नंबर से होता है। तो 10, 11, 12, 1। तो अब यहाँ पर शनि देव हैं और यहाँ पर चंद्रमा है। तो कम से कम यह तो 3 20 यह हो गया, तो 6 40 तो यही दूरी बढ़ गई, प्लस यहाँ से यहाँ तक। हाँ, नवमांश कुंडली में अगर 11 में 12 में दूसरे या तीसरे में जो ग्रह होता है तो वह प्रभाव देता है। तो ये हल्का फल्का विषयोग का प्रभाव रह रहा है। लेकिन यदि चंद्रमा काफी मजबूत है, बरगोतम है अपने कुछ राशि में, तो यह विषयोग उतना प्रभावी नहीं हो पाएगा। इसलिए इस कुंडली में यह राजयोग प्रभावी होता है, परंतु उतने नहीं। अगर यही शुभ भाव में होता, शुक्रदेव भी अगर सभी ग्रह नवम भाव में होते तो सर्वोत्तम हो जाता, लेकिन नवम भाव में नहीं है। अब यहाँ पर 2 ग्रह केंद्र भाव में है, शुक्रदेव भी कहीं केंद्र में होते, अगर यहाँ पर होकर के वर्गोत्तम होते तो और अच्छी बात है। चंद्रमा की जो राशि है, चंद्रमा भी अगर अच्छी स्थिति में होकर के केंद्र में होते, या नहीं तो कम से कम नवमांश कुंडली में ऐसी राशि में होते जो कुंडली के शुभ भाव में है, तो और अच्छा हो जाता है। लेकिन यह योग प्रभावी हो रहा है, पूर्ण नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रभावी हो ही रहा है। इसके बाद में जो कुछ ऐसे भी राजयोग के सूत्र बनते हैं जो प्रायः अपवाद में देखे जाते हैं किसी किसी कुंडलियों में। फल दीपिका पुस्तक के राजयोग अध्याय के 15वें श्लोक में यह बतलाया जा रहा है कि यदि शुक्र, बृहस्पति और शनि मीन राशि में हो, कौन कौन से ग्रह? शुक्रदेव, देव गुरु बृहस्पति एवं शनि अगर मीन राशि में हो और चंद्रमा पूर्णिमा का हो और अपनी उच्च राशि में, चंद्रमा पूर्णिमा का हो और अपने उच्च राशि में हो, यानी कि तब सूर्यदेव यहाँ वृश्चिक राशि में यहाँ होंगे, तब यह सूत्र बना। तो ऐसी स्थितियां साल में कब आएगी? साल में एक बार आएगा। वृश्चिक राशि के सूर्य और चंद्रमा उच्च पूर्णिमा का हो, उच्च राशि में हो, तो यह साल में एक ही बार आएगा ना। क्योंकि जब सूर्यदेव वृषभ राशि के होंगे तभी तो पूर्णिमा का चंद्रमा, सूर्य देव जब वृश्चिक राशि के होंगे तभी तो चंद्रमा पूर्णिमा का होगा, उच्च का। दूसरे राशि के होंगे तो चंद्रमा क्या पूर्णिमा का उच्च का हो सकता है? नहीं हो सकता। यह साल भर में एक बार ऐसी स्थितियां बनती है। अब वह साल उसी वर्ष देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में होंगे तब तो। अब देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो अब 1 वर्ष 2 3 4 5 6 7 8 9, अब तो 9 वर्ष के बाद में ऐसा योग बनेगा। तो 9 वर्ष यह हो गया। अभी
शनि देव इसी राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यह आने वाले 9 वर्षों में तब तक शनि देव यहाँ पर आ जाएंगे, इधर यहाँ तक आ जाएंगे। तो फिर शनि देव को यहाँ पहुंचने में पुनः काफी लंबे दिन लग जाएंगे, यानी कि कितना, तो 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 25 वर्षों के बाद, तब 25 वर्षों के बाद में देवगुरु बृहस्पति यहाँ होंगे तब तो ऐसे ऐसे योग विरले किसी कुंडली में देखने को मिलते हैं। काफी लंबे लंबे वर्षों के बाद में ऐसे योग बनते हैं। तो जब ऐसे योग बनते हों और इस योग में किसी जातक का जन्म हो और अंशात्मक मान से भी ग्रहगण, संबंधित ग्रहगण अगर अच्छी स्थिति में हो तो बहुत ही अच्छे प्रकार का राजयोग होता है। पुस्तक में बतलाया गया है कि ऐसा व्यक्ति राजा होता है। तो आज के जमाने में राजा शब्द तो नहीं लग सकता, बहुत बड़ा जनप्रतिनिधि हो सकता है सर्वोत्तम, बहुत बड़ा पदाधिकारी हो सकता है ऐसे। अब इसके बाद में, हाँ जी, यदि किसी को अगर कुछ बीच में अपनी बात रखनी हो तो बोल सकते, अपनी बात रख सकते हैं। यह सूत्र स्पष्ट रूप से समझ में आया? यह सूत्र स्पष्ट रूप से समझ में आया है? आगे बढ़ा जाए? अब आप लोग कोई बोलिएगा ही नहीं, नहीं बोल, हाँ, आया गुरु कम जी से कम समझ में। हाँ, तो बोलना चाहिए ना किसी न किसी को। ये संतोष जी को बोलना चाहिए, हमें से मिथिलेश जी को बोलना चाहिए, लोग बोलते ही नहीं है। नहीं बोलेंगे फिर कैसे क्या हो। अगला सूत्र जो बतलाया जा रहा है उसमें कई प्रकार की बातें हैं कि रात्रि में जन्म हो। अगला सूत्र है कि रात्रि में जन्म हो। तो रात्रि का जन्म मतलब सूर्यदेव दूसरे भाव में हो, सूर्यदेव तीसरे चौथे पांचवें छठों में सूर्यदेव हो, चंद्रमा कर्क राशि का हो, चंद्रमा कर्क राशि में हो, और कुंडली के तीसरे भाव, छठे भाव एवं 11वें भाव में नीच राशि के ग्रह, यानी कि तीसरा भाव खराब, तीसरा छठा 11वां भाव में नीच राशि या शत्रु राशि का ग्रह बैठा हुआ हो, और जितने शुभ ग्रह बनते हो कुंडली के वह केंद्र भाव में ही हो और अच्छे स्थिति में हो। कोई भी ग्रह सूर्य से युत ना हो, सूर्य से युत ना हो और सूर्य भी ग्रहण योग में ना हो। अब यहाँ पर सूर्यदेव रात्रि का तो जन्म है, लेकिन सूर्यदेव ग्रहण योग में है, यह सूत्र नहीं लगा। एक यहाँ पर शुक्रदेव जो बैठे हुए हैं, शुक्रदेव यहाँ पर नहीं होते। शत्रु राशि का कोई ग्रह बैठा होता, अगर मंगल ही बैठ गया होता, शुक्रदेव नहीं होते, मंगल यहाँ पर होते, शुक्रदेव यहाँ पर हो जाते अपने उच्च राशि में। बुध गुरु है ही, यहाँ पर 2 नंबर की राशि में कोई ग्रह शत्रु राशि का होता तो सूर्यदेव यहाँ ना होकर के, हाँ, सूर्यदेव यहीं पे होते। रात्रि का जन्म भी हो गया, सूर्यदेव शत्रु राशि में भी हो गया, चंद्रमा यहाँ हो गए, बुध देव यहाँ हो जाते, तो यह योग बनता। लेकिन पुस्तक में यह बतलाया जा रहा है कि चंद्रमा कर्क राशि में स्थित ग्रह दशम में हो, यानी कि चंद्रमा कर्क लग्न यहाँ पर हो जाए और कर्क राशि यहीं पे हो, तो यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 3 2 1 मेष लग्न की कुंडली हो।
तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि चंद्रमा अगर दशम भाव में चंद्रमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गलत हो गया, हाँ, 4, तो यहाँ पर 5, रुकिए 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 रुकिए, गलत हो रहा। जब हमसे गलती हो सकती है तो आप लोगों को बीच में बोलना चाहिए ना। 4 यहाँ पर हो जाएगा तो कैसे चलेगा? 5 यहाँ, 6 यहाँ, 7 यहाँ, 8 यहाँ, 9 यहाँ, 10 यहाँ, 11 यहाँ, 12 यहाँ, 1 यहाँ, 2, 3 यहाँ हो। चंद्रमा यहाँ हो जाए, सूर्य देव को कहीं बिठाइए, लेकिन रात्रि में के जन्म होता, सूर्य देव को यहाँ बिठा दिए, रात्रि का जन्म हो गया। अब इसके बाद में अब यहाँ पे और यहाँ पे जो ग्रह बिठाए वह शत्रु राशि के हों, तो क्या देवगुरु बृहस्पति की राशि में कोई ग्रह शत्रु राशि में हो सकते हैं? तो देवगुरु बृहस्पति बुध शुक्र को शत्रु मानते हैं, तो यहाँ पर शुक्रदेव को बिठा दिए। अच्छा, उसके बाद में छठे भाव में यहाँ पर बुध देव को नीच कर हो गए, यहाँ भी एक खराब स्थिति में हो गए। या शुक्रदेव देवगुरु बृहस्पति शुक्र को या बुध को, यही 2 ग्रह को तो शत्रु मानते ही हैं, और दोनों जगह गुरुदेव की ही राशि है, इसलिए हमने यहाँ पर बिठाया। अब यहाँ पे शत्रु राशि का ग्रह हो, शनि को बिठा दिए। अब बच गए कितने ग्रह? चंद्रमा यहाँ पर हो गए, देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति को हम यहाँ 7वें भाव में बिठा देते हैं, अपने मित्र राशि के हो गए, अच्छी स्थिति के हो गए। या देवगुरु बृहस्पति को हम 10म भाव में ही बिठा देते, अपने उच्च राशि के हो गए। शेष ग्रह कहीं भी हो, तो ऐसा पुस्तक में बतलाया गया है। हाँ, सूर्य से अस्त भी ना हो तो कोई ग्रह अस्त भी नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्ति समस्त संसार का एक छत्रपति राजा होता है, ऐसा पुस्तक में लिखा गया है, पृष्ठ संख्या 171 पर। तो अगर मान लिया जाए कि इस स्थिति में सूर्य अगर राहु से युक्त है, तो क्या यह योग लगेगा? नहीं लगेगा गुरुदेव, नहीं लगेगा। हाँ, अगर राहु यहाँ पर हो जाए, केतु यहाँ पर हो जाए, तो लागू होगा कि नहीं होगा? तब फिर यहाँ पंचम दृष्टि, पंचम या नवम दृष्टि से राहु सूर्य को देख लिया, तो क्या फिर लागू होगा कि नहीं होगा? हो गुरुदेव। तब लागू हो जाएगा, बहुत अच्छे से लागू हो जाएगा, क्योंकि दृष्टि देना यानी कि प्रभावित करना, और युक्त हो जाना इनका मतलब कि रश्मियों को अवशोषित कर लेना, दोनों में अंतर हो जाता है। यहाँ केतु देव भी यहाँ से देखा जाए तो देख रहे हैं 10म भाव को। केतु देव ज्ञान को भी शिखर तक ले जाते हैं, देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, तो ज्ञान को शिखर तक ले जाने का काम करेंगे। यानी कि जो व्यक्ति या काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, दुकानदारी कर रहा है, उसमें जिस प्रकार के दिमाग की अप्लाई करना है, तो वह चंद्रमा एवं गुरु की युक्ति हो गई, गजकेसरी योग भी बना, और उसको शिखर तक पहुंचाने का काम केतु देव भी कर दिए। और प्रतिष्ठा में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए सूर्य पर जब राहु की दृष्टि पड़ेगी तो और उत्तम हो गया। हाँ, इस स्थिति में अगर राहु नवमांश कुंडली में किसी शुभग्रह की राशि में हो जाए, या 10मांश कुंडली में किसी शुभग्रह की राशि में हो जाए, तो और इस राजयोग में मजबूती आ जाएगी। खास करके 10मांश कुंडली में राहु अगर किसी शुभग्रह की कुंडली में, या राहु देव जो 10मांश कुंडली के पंचमेश बनते हैं, 10मांश कुंडली के जो नवमेश बनते हैं, या 10मांश कुंडली के जो केंद्र भाव के स्वामी होते हैं, उनकी राशि में हो जाए, तो और ज्यादा प्रभावित हो। दिमाग तो अपने लगाना चाहिए। अब इसके बाद में हम लोग अगले सूत्र पर चलते हैं, जो फल दीपिका पुस्तक 172 पृष्ठ पे बताया जा रहा है कि यदि पूर्णिमा का चंद्रमा वर्गोत्तम नवमांश में हो,
यदि पूर्णिमा का चंद्रमा हो किसी भी की कुंडली में, ऐसे हमें ऐसे हर कुंडली, अधिकांशतः कुंडली में देखने को मिल सकता है, अधिकांशतः कुंडली में देखने को मिल सकता है। यानी कि सूर्य से सातवें चंद्रमा हो। अब जैसे सूर्यदेव यहाँ पर हैं और चंद्रमा यहाँ पर, पूर्णिमा का चंद्रमा हो गया। हर महीने में 2.5 दिन ऐसे होंगे ना जहाँ पे तो पूर्णिमा का चंद्रमा हो जाता है कि नहीं हो जाता है। हो जाता है गुरुदेव। और परगोत्तम भी हो, यानी कि लग्न कुंडली में जिस राशि का हो उसी राशि का नवमांश में हो और पूर्णिमा का चंद्रमा हो, तो यह भी जीवन में हर प्रकार के सुख देने वाला होता है। पूर्णिमा का चंद्रमा हो और वह परगोत्तम हो। परगोत्तम का मतलब पूर्णिमा का चंद्रमा हो जाए, सूर्य से सातवें चंद्रमा हो और चंद्रमा लग्न कुंडली में जिस राशि में हो उसी राशि में नवमांश कुंडली में हो, तो यह योग प्रभाव बनता है। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए, यदि यहाँ पर सूर्यदेव है तो सूर्यदेव की स्थिति तो ठीक है, मकर के सूर्य अच्छे फल देते हैं, सूर्य भी राहु से ग्रहण योग में है, चंद्रमा भी यहाँ पर हो गया था, केतु के साथ में युक्त हो गया, तो क्या इस स्थिति में क्या यह योग प्रभावी होगी? नहीं होगी। नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही, या सूर्य पितृदोष और मातृदोष दोनों ही प्रकार से दूषित। एक, अगर यहाँ पर राहु की युति न भी होती या केतु की युति न भी होती तब भी यह उतना प्रभावी नहीं होता, क्योंकि यह लग्न कुंडली के 8वें भाव में, अगर छठे, 8वें या 12वें भाव में सूर्य या चंद्रमा हो और यह योग लग रहा हो, तब भी यह योग पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह अच्छे फल नहीं देते, लेकिन देते भी हैं। तो वह अब प्रश्न पर निर्भर करता है कि प्रश्न किस प्रकार का है। अगर विद्यार्थी कोई पढ़ रहा है, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है, एमए में पढ़ रहा है, आचार्य में पढ़ रहा है, पीएचडी कर रहा है, शोध का छात्र हो, मेडिकल का छात्र हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हो, इंजीनियरिंग की तैयारी नहीं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हो, इंजीनियरिंग में भी तो शोध होते हैं ना, और इंजीनियरिंग की तैयारी या मेडिकल की तैयारी में शोध नहीं होते, मेडिकल में पढ़ रहे छात्र शोध करते हैं, इंजीनियरिंग के विद्यार्थी शोध करते हैं। यदि उस प्रकार के शोध वाले कार्य हो और उसमें यह चंद्रमा 8वें भाव में हो, सूर्यदेव दूसरे भाव में हो, पूर्णिमा का चंद्रमा हो और किसी भी प्रकार से पाप दृष्ट, पाप युक्त न हो, शुभग्रह से दृष्ट हो, अब यहीं पे देवगुरु बृहस्पति बैठ जाए, यहाँ इसको देख लिए, या देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठ गए, सूर्यदेव को देख लिए, राहु न हो साथ में, तो विद्यार्थी का इंजीनियरिंग या मेडिकल फिर किस प्रकार का हो जाएगा? अच्छा होगा या खराब? अच्छा हो जाएगा गुरुदेव। अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 8वां भाव शोध का भी है, 8वां भाव शोध का का भी है। है। तो जब व्यक्ति शोध का कार्य कर रहा हो और बोल रहा, और मिथिलेश जी आप अपना माइक खोलें और सदैव खोले रखें। खोल के रखें, प्रति उत्तर साथ में देते चले। अब इसके बाद में अगला सूत्र है, बंद ही कर ले, आपका माइक ठीक नहीं है मिथिलेश जी। संतोष जी आप अपना माइक खोल के रखें। तो अगला सूत्र है कि यह प्रायः सभी पुस्तकों में देखने को मिलता है, ये मैं नहीं कह सकता कि हाँ केवल फल दीपिका पुस्तक में यह सूत्र है, यह सूत्र प्रायः सभी पुस्तकों में देखने को मिलती है। ऐसा बतलाया जा रहा है पुस्तक में कि यदि लग्न से, लग्न कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कहीं भी हो, लग्न कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कुंडली में कहीं भी हो,
और देवगुरु बृहस्पति से केंद्र में, देवगुरु बृहस्पति से केंद्र में चंद्रमा हो, देवगुरु बृहस्पति से केंद्र में चंद्रमा हो तो बहुत अच्छा फल मिलता है। तो देवगुरु बृहस्पति कुंडली में कहीं भी होंगे और तो उनके साथ में चंद्रमा हो जाए, या उनसे चौथे चंद्रमा हो जाए, या उनसे 7वें चंद्रमा हो जाए, या उनसे 10वें चंद्रमा हो जाए, तो अपने आप में यह गजकेसरी योग बन जाता है। कौन सा योग बन जाता है? गजकेसरी योग। गजकेसरी योग बन जाता है, केसरी योग बन जाता है। बहुत से विद्वान गजकेसरी योग कहते हैं। तो यह अपने आप में यह संपूर्ण अच्छा योग हो जाता है, इसे महायोग भी कहते हैं। अगर इस स्थिति में देवगुरु बृहस्पति को या चंद्रमा को शुक्रदेव देख लें, देखते हो, शुक्रदेव, शुक्र के द्वारा देखा जाता हो चंद्रमा या गुरु, तो और इस फल में वृद्धि हो जाती है। इस सूत्र के 3 एजेंडा है। एक, गुरु से केंद्र में चंद्रमा। अब गुरु या चंद्रमा को, गुरु या चंद्रमा को शुक्र देखता हो, देख रहा हो गया 2। और साथ में अगर कोई भी ग्रह अस्त या नीच का न हो तो यह भी सर्वोत्तम योग है। अब यदि कोई ग्रह अस्त है ही नहीं तो सभी ग्रह जो भी है फल देने वाले हैं, फल प्रदाता हो गए सभी ग्रह। अस्त ग्रह फल नहीं देते, नीच के ग्रह फल देते हैं। हाँ जी, अस्त के फल नहीं देते। अगर मान कोई पाप ग्रह हो, बुरा फल देने वाले हैं, और अस्त हो तो खराब फल नहीं देंगे। हाँ नहीं देंगे, हाँ ऐसा समझ सकते। लेकिन नहीं, कोई भी ग्रह खराब होता ही नहीं। प्रश्न के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनगिनत प्रकार के कार्य होते हैं, अनगिनत प्रकार के प्रश्न होते हैं। कोई ग्रह किसी प्रश्न के लिए अशुभ होता है तो वही ग्रह अन्य प्रकार से शुभ हो जाता है, अन्य प्रश्नों के लिए अच्छा फल देता है। एक ही समय में सभी व्यक्तियों के हर प्रकार के दुख नहीं होते। कभी किसी प्रकार की सुख में वार्तालाप चलती रहती है, स्थितियां चलती रहती है, कभी दुख में चलता रहता है, ऐसा होता रहता है। तो ऐसा समझ सकते हैं। तो अगर आप ही मान ले कि तीसरे एवं, आप ही से मैं चर्चा कर रहा हूं, यदि तीसरे एवं छठे भाव के स्वामी बुरे फल देते हैं। अब 9 नंबर की राशि यहाँ पर है, 12 नंबर की राशि यहाँ पर, देवगुरु बृहस्पति पाप फलदाता होगा। फिर भी देवगुरु बृहस्पति अगर अच्छी स्थिति में होंगे, चाहे कुंडली में कहीं भी हों, अब इसी कुंडली में 12 यहाँ पर हो गया तो 1 2 3 4 9 है तो यहीं पे बिठा दीजिए 10 पे ही गुरुदेव को नीचे ही बिठा दीजिए, खराब फलदाता होगा, नीच के भी हो गए। लेकिन अब यह तीसरे भाव से जो ऊर्जा उत्साह पराक्रम की बात की जाती है, तो 2 प्रकार के शब्द आते हैं, उसको आप लोग विवेचना से समझ सकते हैं। एक होता है राजनीति, एक होता है कूटनीति। राजनीति और कूटनीति 2 शब्द हो गए। एक हो गया उदारवादिता, एक हुआ स्वार्थवादिता। इसी 2 शब्दों को ले ले। ज्ञान तो है, जहां पे देवगुरु बृहस्पति है वहां पे ज्ञान है। अब वह ज्ञान किस क्वालिटी की होगी वह देख ले। तो यह व्यक्ति अपने ऊर्जा उत्साह का उपयोग तो करेगा और बड़े ज्ञान के साथ में करेगा, बुद्धिमानी से करेगा, लेकिन स्वार्थवादिता अति हो जाएगी उसमें, जिसके कारण बदनामी होगा। हमारे प्रश्न करने का मतलब है कि यही गुरु अस्त हो जाएंगे तो खराब या बुरे फल दोनों में से कोई नहीं देंगे। हाँ, अस्त हो जाएंगे तो नहीं। नीच के ग्रह फल देते हैं, अच्छे या बुरे दे देंगे वो। अब किस प्रकार के फल देंगे वो स्थिति क्या। अब यहीं पे नीच के हो गए तो 10वें भाव के लिए ऊंच के हो जाए, दृष्टि हो जाएगा तो कर्म कर्तव्य अच्छा हो जाएगा।
लेकिन घरेलू सुख खराब हो जाएगा। तो प्रश्नों के आधार पर चयन करते हैं हम। तो अस्त लेकिन ग्रह अस्त हो जाएंगे तो अस्त हो जाने को तो उसको न्यूट्रल में मान लेंगे गुरु जी, यानी ना कुछ न्यू नहीं देने वाले। न हाँ, तो मनुष्य भी कम स्वार्थी नहीं है ना, हम सभी पक्के स्वार्थी है ना। अब मान लिया कि अस्त हो गए तो फल नहीं देंगे, तो हमें ज्ञान की कमी हो रहेगी। हमें अब गुरुदेव ज्ञान देते हैं तो ज्ञान की कमी हो जाएगी ना हमारे पास में, तो हम कहेंगे कि गुरुदेव हमारे लिए बुरे फल दे रहे हैं। हम या कहेंगे कि गुरुदेव बुरे फल दे रहे हैं, हमें ज्ञान ही नहीं दे रहे, तो बुरे फलदाता हम लोग कह लेंगे। लेकिन हाँ, अस्त के ग्रह अपने फल नहीं देते या उनका फल प्रभावी नहीं हो पाता, दिख नहीं पाता, और उनसे संबंधित जिस प्रकार का हमारे शरीर में विकास होना चाहिए, हमारा विकास रुक जाता है, अवरोध हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि देव गुरु बृहस्पति हमारे लिए, ये बात है। अब शब्द एक ही है, समझे हम लोग। तो सभी ग्रह, कोई भी ग्रह अस्त ना हो या नीच का ना हो, तो जो ग्रह नीच का नहीं होता है वह बुरा फल नहीं देता। शत्रु राशि के भी ग्रह थोड़े कम बुरे फल देते हैं, लेकिन नीच राशि के ग्रह सबसे बुरे फलदाता हो जाते हैं। तो यदि गुरु से चंद्रमा केंद्र में हो गया, गजकेसरी योग हो गया, गुरु चंद्रमा में से दोनों को या दोनों में से किसी एक को शुक्र देख रहा हो तो अति उत्तम हो गया। साथ में कोई ग्रह अस्त या नीच का न हो तो यह सर्वोत्तम योग हो जाता है, यह योग सर्वोत्तम हो जाता है। अब इसके बाद में अगला श्लोक पर में यह फल दीपिका पुस्तक में लिखा जा रहा है कि यदि चंद्रमा जलचर राशि में हो और नवमांश में स्थित होकर लग्न में अपने वर्ग या शुभग्रह के वर्ग में हो और कोई पापग्रह केंद्र में ना हो, फिर आप लोगों के पास में पुस्तक है, पुस्तक पढ़ सकते हैं सबसे, कि यदि चंद्रमा जलचर राशि में हो और नवमांश में, यदि चंद्रमा जलचर राशि और नवमांश में स्थित, तो जलचर राशियां कौन कौन सी होती है आप लोगों को याद है, मालूम है? 4, 8, 12। 4। हाँ, जल तत्व की राशियों को ही 4, 8, 12 यह जल तत्व की राशियां हैं। इन्हीं राशियों को जलचर राशि कहा जाता है। जलचर राशि के गुण क्या है, कोई सदस्य बतला सकता है? शालीनता, स्थिरता, सौम्यता। चंचल राशि के प्रमुख गुण तो आप लोगों ने बतला ही दिया, लेकिन प्रमुख गुण इतने हैं कि अब यहाँ पर असंख्य प्रकार के गुण है, प्रवृत्ति है, असीमित प्रकार के ग्रह 9 ही हैं, मुख्य रूप से 7 ही हैं। तो वह असीमित गुण धर्मों को तो हम लोग 9 प्रकार में या 7 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। या राशियों की बात की जाए तो यहाँ पर 4 ही प्रकार के तत्व है, तो असीमित प्रकार के गुण धर्मों को 4 प्रकार के में ही विभाजित किया जाए तो एक प्रकार में जितने गुण धर्म आ जाएंगे क्या काफी नहीं होंगे? काफी प्रकार से हो जाएंगे। तो आप लोगों ने जो कहा उत्तम ही बातें कही। हम लोग इसको 2-4 शब्दों में समेट सकते हैं कि जल तत्व वाले या जलचर राशि जो होता है भावुक प्रवृत्ति का, संवेदनशील और सहज गुण धर्मों वाला होता है। ऐसे कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं गुरुदेव, कह सकते और सब में हैं। एडजस्ट करने वाले होते हैं। हाँ, तो चंद्रमा इसी राशि का हो, यानी कि इसी राशि का होकर लग्न में हो, यानी कि लग्न में 4, 8 या 12 नंबर की राशि हो और चंद्रमा यहीं पे हो, और नवमांश कुंडली में भी जलचर राशि और नवमांश में हो, तो नवमांश में ही भी इन्हीं राशियों में हो, यानी कि 8 नंबर, 12 नंबर और 4 नंबर इन्हीं राशियों में हो। और अन्य वर्ग कुंडलियों में भी अपन कम से कम ऐसे राशि में हो जिसको चंद्रमा शत्रु न, जिसको वे ग्रह गण शत्रु न मानते हो। तो चंद्रमा को शत्रु कौन मानता है? शनिदेव मानते हैं, एक शुक्रदेव मानते हैं, तो और कोई चंद्रमा को शत्रु मानता है? बुधदेव मान। तो
शुक्र एवं बुध ये शुभ ग्रह है नैसर्गिक, तो इनमें अगर होते हैं तो उतने नुकसानदायक नहीं, लेकिन शनि की राशि में अगर हो जाएंगे तो अच्छी बात नहीं है। अन्य जितनी कम से कम 2-4 और वर्ग कुंडलियों में, जितने अधिक से अधिक वर्ग कुंडलियों में शनि की राशि में चंद्रमा न हो तो उत्तम बात है। अब 4 नंबर की राशि यहाँ पर हो जाएगा तो शनिदेव के गुण धर्मों को देख लीजिए, जरा कर्क राशि होगी तो शनिदेव के गुण धर्म कैसे होंगे। तो यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अष्टमेश हो जाएंगे पापग्रही। अगर 8 नंबर की राशि है तो 9, 10, 11 यह भी अच्छे नहीं फलदाता हुए तीसरे भाव को स्वामी। अगर 12 नंबर की राशि है तो 10, 11 यहाँ तो और खराब हो गए। यानी कि मीन राशि में अगर चंद्रमा यहाँ पर हो, जल तत्व में भी हो, और शनि की राशि में अन्य वर्ग कुंडलियों में चले जाएंगे तो क्या स्थिति अच्छी होगी। तब तो यह शनिदेव और अति पाप फलदाता हो गए ना। यहाँ तो कर्क लग्न या वृश्चिक लग्न में चंद्रमा की एक राशि कम से कम केंद्र में तो है, कुछ तो अशुभता कम होती है, लेकिन मीन राशि में तो हो वह भी नहीं। कहने का मतलब है कि चंद्रमा लग्न में हो और जल तत्व की राशि में हो, और नवमांश कुंडली में भी जल तत्व की राशि में हो तो अच्छी बात है। और कोई भी पापग्रह केंद्र में ना हो। हाँ, पापग्रह यदि योग कारक ग्रह है तो केंद्र में हो तो अच्छी बात है, या स्वगृही होकर के कोई पापग्रह केंद्र में है तो अच्छी बात है। शुभग्रह का मतलब स्वगृही कोई भी ग्रह शुभग्रह ही कहा जाता है। अगर केंद्र में कोई भी पापग्रह न हो, या यदि पापग्रह हो तो वह अपने स्वराशि का हो या अपने उच्च राशि का हो तो अच्छा फल। बातें यहां तक स्पष्ट हुई? ये गुरुदेव। तो हम लोग आज की कक्षा में फल दीपिका पुस्तक के 172 पृष्ठ तक का हम लोगों ने अध्ययन किया। कल की कक्षा में 173 पृष्ठ से आगे हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। यदि किसी सदस्य को आज की कक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की विषय वस्तु से संबंधित अगर कोई संशय हो तो अपनी बात रख सकते हैं।